हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है। एक वीडियो पहले बनाया है मैंने अपने, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ भी हमने डिस्कस की है। हमने वहाँ क्या डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है, क्या कर सकता है और कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कितने तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, कितने तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है बिना कॉन्टैक्ट में आए, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। और जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के बाद एक दूसरे पे फोर्स लगाती है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। सारे फोर्सेस हमने वहाँ डिस्कस किए थे और उन फोर्सेस की डायरेक्शन को भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम ही आपका ये होगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। फिर उन फोर्सेस का सही डायरेक्शन आपको मार्क करना पड़ेगा, तब आप आगे का स्टेप बढ़ा पाएंगे। इसलिए वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से फोर्स की ही बात शुरू करता हूं कि जब आप फोर्सेस की बात करेंगे तो दो कैटेगरी में हम फोर्सेस को फिर से डिवाइड करते हैं। और वो दो कैटेगरी क्या है कि पहला है इंटरनल फोर्सेस, और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, तो देखिए, अगर एक सिंगल बॉडी की बात हो रही है, सिंगल बॉडी, तो उस सिंगल बॉडी में कोई भी फोर्स लगे, कहीं से भी लगे, कोई भी लगाए, वो फोर्स उस सिंगल बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में ही आएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का कोई सिस्टम है तो वहाँ पर इंटरनल फोर्सेस भी काम कर रहे होंगे और मे बी एक्सटर्नल फोर्स भी काम कर रहा होगा। तो वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो किसी बॉडी की पोजीशन या मोशन को चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन या मोशन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक गैस ट्रैप्ड है। अब आपको मालूम है कि कंटेनर के अंदर जो गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल रेस्ट पे तो रहते नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। तो कंटेनर के अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं इधर से उधर रेंडमली, तो आपस में टकरा रहे होंगे और कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे होंगे। तो कंटेनर और गैस को अगर मैं एक सिस्टम मान के चलूं तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी फोर्स लगा रहे, जब कंटेनर की वॉल से टकरा रहे तो उस पर भी फोर्स लगा रहे। ये इंटरनल फोर्स है। इस फोर्स की वजह से कंटेनर मूव नहीं करने वाला, ना कंटेनर की पोजीशन चेंज होने वाली है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इस कंटेनर में अगर बाहर से कोई फोर्स लगाए तो वो एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। एक बात, एक गन से आपने एक बुलेट फायर की तो इस फायरिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी, बुलेट गन पे फोर्स लगाएगी। जब आप फायर करते हैं तो जर्क आता है हाथ में, तो वो जर्क ही इस बात का प्रूफ है कि बुलेट ने भी गन पे फोर्स लगाया है। गन ने बुलेट पे लगाया तो वो तो दिख ही रहा है, बुलेट आगे जा रही है, लेकिन गन भी पीछे जाती है, तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। गन ने बुलेट पे, बुलेट ने गन पे। तो अगर मैं गन एंड बुलेट एज ए सिस्टम बात कर रहा हूं तो ये इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बुलेट की बात कर रहा हूं या सिर्फ गन की बात कर रहा हूं तो दोनों के लिए ये फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा। यानी एक ही फोर्स है, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप बात किसकी कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में गन एंड बुलेट एज ए सिस्टम बात करें तो दोनों ने एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया है वो इंटरनल।
लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली बुलेट और इंडिविजुअली गन की बात करूं तो फिर ये फोर्स किस कैटेगरी में आ जाएगा? एक्सटर्नल। इस बात का भी ध्यान रखना। इसलिए सिस्टम क्या है ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, आप सिस्टम किसको लेके चल रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि अगर एक सिंगल बॉडी है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंगल बॉडी में जो भी फोर्स लगेगा एक्सटर्नल होगा। जहां पे दो या दो से ज्यादा बॉडीज होंगी वहां पे फिर आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंटेनर के अंदर गैस की बात करी, तो अगर मैं सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो गैस मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो उनके लिए तो इंटरनल है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल से टकराएगा तो वो कंटेनर की वॉल के लिए एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं इन दो ब्लॉक्स की, ए एंड बी। अब इस ब्लॉक पे मैंने बाहर से एक फोर्स लगाया, मान लीजिए F, तो ये तो ठीक है, मैंने बाहर से लगाया तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा होगा कि ये दोनों आपस में भी फोर्स लगा रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं। तो इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया होगा इधर को, और इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया होगा इधर को। तो ये फोर्स इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ये इंटरनल फोर्स है। इन फोर्सेस से इन ब्लॉक्स की पोजीशन या मोशन किसी तरह से चेंज होने वाला नहीं है। जो भी होगा ये बाहर से जो आपने लगा रखा है, चाहे आप इधर से लगाएं चाहे आप इधर से लगाएं, है ना, तो इसकी वजह से इनके मोशन में या पोजीशन में चेंज होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब भी हम अभी आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर भी फोर्स वर्ड आएगा आप समझ लेना एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, इंटरनल की नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ छोटी क्लासेस से आप लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते आए हैं, तो स्टेटमेंट तो आपको रटा होगा, मुझे पूरा भरोसा है ना, कि वो if a body is at rest will remain at rest, if its body is in motion will continue its motion until or unless some force is applied on it। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रटा हुआ होगा आपको, बिल्कुल सही बात है, यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे देखेंगे, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा देते। मोशन में है तो एक स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मोशन अपना करते रहेगी जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगा देते। यानी पोजीशन चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाने की ज़रूरत है, मोशन को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाने की ज़रूरत है। मोशन में भी दो बातें आ जाएंगी कि आप सिर्फ स्पीड चेंज कर रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं कि दोनों चेंज कर रहे हैं। तो तीनों ही केसेस में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। पोजीशन चेंज करनी है तब भी लगाना पड़ेगा, स्पीड चेंज करनी है तब भी लगाना पड़ेगा, और डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी लगाना पड़ेगा। इसलिए हम तीन इनर्शिया की बात यहाँ पे करते हैं। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला, इनर्शिया ऑफ मोशन दूसरा, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीसरा। ये तीन तरह के इनर्शिया की हम बात करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। कोई बॉडी खुद ही अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम स्टेटमेंट इनर्शिया ऑफ मोशन, कि कोई बॉडी अपना ही मोशन खुद ही नहीं चेंज कर सकती है। अगर वो मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगी, सेम मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई फोर्स उस पर नहीं लगता है तो फोर्स लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए भी तीनों ही इनर्शिया के डेली लाइफ में एग्जाम्पल आप जानते हैं, है ना, कि अगर आप बस के अंदर, स्कूल बस में मान लीजिए आपको किसी दिन लेट हो गया, सीट नहीं मिली, खड़े होकर जाना पड़ा, और आपने वो रॉड जो बस में लगी होती है उसको नहीं पकड़ रखा है, आराम से पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हुए बस के अंदर, है ना, और ड्राइवर का मूड ख़राब है, वो कभी एक्सेलरेट कर रहा है बस को, कभी ब्रेक लगा रहा है, तो आपका ये मूवमेंट होता है आगे पीछे। उसने ब्रेक लगाया तो आगे हो गए, फिर एक्सेलरेट किया तो पीछे हो गए। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल है। आपकी बॉडी इस पोजीशन में है तो बॉडी इसी पोजीशन में रहना चाहती है,
बस एकदम से एक्सेलरेट हुई तो आप पीछे को हो जाते हैं, क्योंकि बस तो आगे बढ़ गई लेकिन आपकी बॉडी तो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। हाँ, आपके पाँव जरूर बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो पाँव तो बस के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन ऊपर की जो बॉडी है आपकी वो पीछे ही रह गई उसी पोजीशन में जहाँ पहले थी। पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर। इनर्शिया ऑफ मोशन आपने देखा है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या एग्जाम्पल छोटी क्लास में कहते थे कि साहब, वो अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं मान लीजिए, और जिस स्टेशन पे आपको उतरना है उस स्टेशन में जब ट्रेन पहुंची तो आपके दिमाग से निकल गया, तो पता चला ट्रेन चल रही है और आपको उतरना है ना। जब ट्रेन रुकी हुई थी तब तो आप उतरना भूल गए, लेकिन जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो सडनली आपको लगा रहे यार मेरे को तो यहाँ उतरना है। तो जब आप जंप मारते हैं चलती हुई ट्रेन से नीचे, तो ट्रेन का जो मोशन वो है आपकी बॉडी के पास भी होता है, और जब जंप मार के आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपके पाँव तो प्लेटफॉर्म पे रेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन ऊपर वाली बॉडी आपकी मूव करती है तो गिरने की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हिल स्टेशन में जाते होंगे, आपकी कार या बस जिसमें भी आप जा रहे हैं, जब टर्न आता होगा तो बॉडी आपकी इधर या इधर ये होती होगी, क्योंकि आप सीधा जा रहे थे तो आपकी बॉडी भी सीधा जा रही थी। सडनली कार ने या बस ने टर्न लिया तो कार या बस तो मुड़ गई, लेकिन आपकी बॉडी वहीं रही, तो आप इधर या इधर होते। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये सब आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की बात है वो देखेंगे अभी, ये भी काम की है लेकिन ये आपको मालूम है पहले से। अब इनर्शिया क्या है कि किसी बॉडी की पोजीशन या मोशन को चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और जितना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ता है उतना ज़्यादा इनर्शिया। इसीलिए बोलते हैं इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। किसी बॉडी पे मास की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा है, मैटर की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा इनर्शिया उसके पास होगा। अगर मैं 3 बॉडी आपके सामने रख दूं और आपकी आंख में बांध दूं पट्टी, ब्लाइंड फोल्ड कर दूं आपको, और आपसे कहूं कि अब बताओ किसका मास ज़्यादा है इन तीनों में से, तो आप बिना देखे बता देंगे। सिंपली उनकी पोजीशन चेंज करके देखेंगे, जिसकी पोजीशन चेंज करने में आपको जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे इसका मास सबसे ज़्यादा है। तो इनर्शिया आपको ये बता देता है कि किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको आप मास भी कहते हैं, जिसको आप इनर्शियल मास भी कहते हैं, उसका आइडिया लग जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी बॉडी के पास है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, उस बॉडी के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करती है। 20 किलो लकड़ी से मैं एक टेबल बना दूं, एक चेयर बना दूं, एक स्टूल बना दूं, तीनों में 20 किलो लकड़ी लगी है, तो तीनों का इनर्शिया एक जैसा होगा, जबकि टेबल, चेयर और स्टूल का शेप और साइज अलग अलग होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम है तो इनर्शिया भी सेम होगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इनर्शिया को समझने के लिए। देखिए, कि मान लीजिए आपने एक किसी स्ट्रिंग से एक बॉडी को हैंग कर रखा है। इस बॉडी का मास मान लीजिए m है, और ये स्ट्रिंग से आपने इसको हैंग कर रखा है, और इसके नीचे बिल्कुल ऐसी ही एक स्ट्रिंग और है। ये दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसी हैं। एक स्ट्रिंग से आपने बॉडी को हैंग कर रखा है और दूसरी स्ट्रिंग ये इसमें नीचे ये लगा रखी है आपने। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को, मान लीजिए ये स्ट्रिंग A है और ये स्ट्रिंग B है, अगर मैं इस स्ट्रिंग B को, और आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। तो अगर मैं इस नीचे वाली स्ट्रिंग को एक जर्क के साथ फोर्स लगाता हूं, इस पर फोर्स विद अ जर्क सडनली, तो क्योंकि आपने विद इन नो टाइम फोर्स लगाया, तो वो फोर्स इस ब्लॉक से ट्रांसफर होके इस स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो ये तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। तो जो फोर्स आपने यहां लगाया वो यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ दिस ब्लॉक। तो आप देखेंगे ये नीचे वाली स्ट्रिंग आपकी टूट जाएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया।
लेकिन अगर उसी फोर्स को आप धीरे 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 लगाते हैं तो वो फोर्स इस मास के थ्रू इस स्ट्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाएगा और इस स्ट्रिंग के टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कि इस स्ट्रिंग पे ऑलरेडी इस बॉडी का वेट काम कर रहा है। अब जो फोर्स आपने यहाँ लगाया होगा वही फोर्स यहाँ भी ट्रांसफ़र होगा इस स्ट्रिंग पे, तो इस स्ट्रिंग पे दो फोर्स हो जाएंगे F प्लस mg, जबकि नीचे वाली स्ट्रिंग पे सिर्फ F लग रहा होगा। तो आपने अगर जर्क के साथ लगाया तो ये फोर्स यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में जो बॉडी है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो फोर्स आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा उधर, तो नीचे वाली स्ट्रिंग टूटेगी। लेकिन अगर इसी फोर्स को मैं कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, तो वो फोर्स यहाँ भी ट्रांसफ़र होगा, तो आप देखेंगे ऊपर वाली स्ट्रिंग टूट जाएगी। अब एक और बात, अब न्यूमेरिकल्स में हमें कहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज़ करना है, लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि बिना फोर्स लगाए पोजीशन, मोशन या डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। अब एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, इसका वेट mg है, इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मान लीजिए n है, एक फोर्स आपने लगा रखा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। और डेफिनेटली अगर आपने फोर्स इधर लगा रखा है तो इस बॉडी की मूव करने की टेंडेंसी इधर को होगी, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करता है और इस बॉडी की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की है, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अब कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? 4, और 4 फोर्सेस लगने के बाद भी ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि यही तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहती है तो फोर्स इसका मतलब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन बदल जाएगी। तो 4 फोर्सेस लगने के बाद भी अगर ये रेस्ट में है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, कि इतने फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, का मतलब रेस्ट में अगर है, तो फिर इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम वो कितना होगा? 0। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम ही करेंगे। दूसरी सिचुएशन में ये 4 फोर्सेस इस पे लग रहे हैं और बॉडी मान लीजिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी ना तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, और 4 फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी ना स्पीड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अभी भी इस केस में भी इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन। इतने फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी के मोशन में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, बॉडी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो नेट फोर्स अभी भी कितना होगा? 0। इस बात को ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। मोशन में भी आपको बता दूं कि 2 कैटेगरी आएंगी, इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन में 2 कैटेगरी आएंगी। कौन सी 2 कैटेगरी आएंगी? ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। तो एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। का मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड से चल रही है, तो इसको आप कहेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर तो कोई बॉडी जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसका साइज बहुत छोटा है, पॉइंट मास जैसी है, पॉइंट मास को आप ये ना समझें कि कम मास, साइज की बात हो रही है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो छोटे से पार्टिकल के लिए आप सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जबकि एक्सटेंडेड साइज की बॉडी, जैसे ये मार्कर है, एक्सटेंडेड साइज की बॉडी है, इसमें आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं, कि इसमें मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इतने सारे फोर्सेस लगने के बाद ना तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर पा रही है ना ये रोटेशनल मोशन कर रही है, या
अगर ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है या किसी तरह का रोटेशनल मोशन कर रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, इस बात को ध्यान रखिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी में बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं और इतने सारे फोर्सेज लगने के बाद भी ये बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ना ही ये किसी तरह का मोशन कर पा रही है, ना ट्रांसलेटरी मोशन कर पा रही है, ना रोटेशनल मोशन कर पा रही है, तो आप कहेंगे कि इसके पास इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट भी है और इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन में क्या है कि बॉडी मान लीजिए ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन मोशन में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन है। या अगर ये बॉडी कोई रोटेशनल मोशन कर रही है और इसमें बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, फिर भी इसके रोटेशनल मोशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात आप करेंगे एक्सटेंडेड साइज की बॉडी के लिए, और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आप एक छोटे से पार्टिकल के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए दोनों होंगे, ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल भी, लेकिन एक पार्टिकल के लिए सिर्फ ट्रांसलेटरी की बात होगी, रोटेशनल की बात नहीं होगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ को डिस्कस करने से पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। हालांकि आप सब इससे फेमिलियर हैं मोमेंटम से। मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, जिसमें मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है जो रोटेशनल मोशन में आता है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको मालूम है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका क्या डायरेक्शन होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। राइट हैंड साइड में आप देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा रखा है आपने, तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही इसका भी होगा। ठीक है, और मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन से आप कंफ्यूज ना हो, क्वांटिटी ऑफ मोशन डजंट मीन द स्पीड, इस बात को ध्यान रखिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। आप जानते हैं हर बॉडी एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ये बॉडी 5 एटम्स या 5 मॉलिक्यूल से मिलके बनी है और ये वाली जो बॉडी है ये 10 एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। मान लीजिए, हालांकि एटम्स या मॉलिक्यूल का नंबर बिलियंस में होता है, समझने के लिए कि इसके पास 5 है और इसके पास उतने ही 10 हैं। वैसे ही जैसे यहाँ 5 है वैसे ही ये 10 है। पार्टिकल एक जैसे हैं, एटम सेम है, मॉलिक्यूल भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है या 10 मॉलिक्यूल है और दोनों बॉडीज मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही हैं, तो स्पीड तो दोनों की सेम है ना, दोनों की स्पीड एक जैसी है। लेकिन पहले केस में अगर आप देखें 5 मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड है, जबकि दूसरे केस में 10 के पास ये स्पीड है। क्वांटिटी, यहाँ पे इस स्पीड की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो इसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसका कम है। स्पीड भले ही सेम है, लेकिन ये स्पीड यहाँ 5 के पास है, जबकि यही स्पीड यहाँ 10 के पास है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इसका ज़्यादा उसका कम। इसी तरह से अगर मैं एक और बॉडी यहाँ पे ले लूँ और ये बॉडी भी ऐसे ही 5 मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, लेकिन ये 3 से जा रही है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम है। देखिए 5 इस यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन स्पीड उसकी ज़्यादा है 3 की, तो इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। इसीलिए क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिसको आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ये मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे किसका डिफरेंस था, मास का, और इस एग्जांपल में किसका डिफरेंस है, वेलोसिटी या स्पीड का। तो लीनियर मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को टू लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। हालांकि न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, लेकिन सेकेंड लॉ को आप टू लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपको सेकेंड लॉ मालूम है तो फिर फर्स्ट और थर्ड को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे इसी में कन्फाइंड हैं।
यहीं से आप फर्स्ट लॉ भी समझ सकते हैं जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यहीं से आप थर्ड लॉ भी समझ सकते हैं जिसको आप एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज सेकंड मालूम है तो फिर तीनों ही मालूम है आपको, तो इसलिए ट्रू लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, मतलब अपने आप में ये सफिशिएंट है। और लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force applied। मैंने अभी बताया था एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स applied on the body। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जिसको आप मैथमेटिकली लिखते हैं F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज समझते हैं ना कि dt सेकेंड्स में इतना चेंज हुआ मोमेंटम, तो एक सेकेंड में कितना होगा dp बाई dt, इतना होगा। अब यहां पे क्या बात है इसको देखिए, ये dp बाई dt डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको इस फॉर्म में भी यूज करते हैं, डेल्टा p बाई डेल्टा t, ऐसे भी करते हैं। डेल्टा p का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई जितना टाइम इस चेंज में लगा, वो आप ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। कहीं पे ये वाली फॉर्म यूज होगी, कहीं वो वाली यूज हो जाएगी, वो देखेंगे आगे। मीनिंग दोनों का सेम ही है। और ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर मैं यहां पे मोमेंटम का फॉर्मूला लिखता हूं m इंटू वी, ठीक है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अब यहां पे एक छोटा सा किंक है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, यानी ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मास भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो, इसलिए मोमेंटम चेंज हो रहा हो। मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, दोनों की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि मास तो नहीं चेंज हो रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा, मास विल रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होगी। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल रॉकेट, आजकल तो रॉकेट की बहुत बात हो रही है, चंद्रयान 3 और आदित्य जो अभी लॉन्च किया है, तो रॉकेट के केस में क्या होता है कि मास भी बदलता है और वेलोसिटी भी बदलती है, क्योंकि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होके गैसेस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो रॉकेट का मास जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे रॉकेट के केस में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो मास की वजह से भी हो रहा है और वेलोसिटी की वजह से भी हो रहा है। अब एक स्टोन है, स्टोन आपने थ्रो किया तो उसका मोमेंटम जो चेंज होगा वो सिर्फ वेलोसिटी की वजह से होगा, मास ऑफ द स्टोन विल रिमेन सेम। तो दो केसेस हैं। तो अगर तो मैं मास को कांस्टेंट मान लूँ, यानी टाइम के साथ मास अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मास मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो गया dv बाई dt। और dv बाई dt आप जानते हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो है सेकेंड लॉ की बेसिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है सेकेंड लॉ की। जबकि ये जो आप लिखते हैं कि F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, जिसमें मास क्या है, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है। तो जब जिस प्रॉब्लम में आप देखेंगे मास कांस्टेंट है, वहां ये लग जाएगा, और मास वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं तो ये लग जाएगा।
तो अगर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं तो तब इसकी फॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा F एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो यहाँ पे अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो आपको डिफ्रेंशिएशन क्या करना पड़ेगा कि पहले हम मास को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इनटू वेलोसिटी, फिर मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी का कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। और ये वाली फॉर्म सेकेंड लॉ की तब यूज होगी जब मास भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो। अदरवाइज मास अगर कांस्टेंट है तो सीधा सीधा m इंटू ए, मैक्सिमम केसेज में यही यूज होगा, लेकिन कहीं कहीं ये भी यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब सेकेंड लॉ के बारे में कुछ और बातें, वो क्या है कि पहली बात की ये है कि सेकेंड लॉ जो है ये एक लोकल लॉ है। लोकल लॉ का मतलब समझते हैं कि जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो ये लॉ आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अप्लाई करते हैं कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, इसकी बात होती है। इससे पहले क्या हुआ, बॉडी मूव करके कहीं से आ रही है, यहां पे आप लॉ लगा रहे हैं तो यहीं के लिए एप्लीकेबल है, इससे पहले के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको एक लोकल लॉ भी कहते हैं सेकेंड लॉ को। इट इज अप्लाइड एट एन इंस्टेंट, उस इंस्टेंट से पहले क्या हुआ और उस इंस्टेंट के बाद क्या हुआ, इससे मतलब नहीं है। मैं अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ गन एंड बुलेट। आपने फायर किया, बुलेट जो है वो गन के बैरल से बाहर निकली, तो जब आप चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो जिस इंस्टेंट पे बुलेट गन के बैरल से बाहर निकली उस इंस्टेंट पे ये लॉ आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब बुलेट आगे बढ़ रही होगी तो फिर कहानी कुछ और हो रही होगी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फायरिंग के करी जब आपने बुलेट बैरल से बाहर निकली, वहां पर आप इस लॉ को लगाएंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, इसलिए बोलते हैं दिस इज अ लोकल लॉ। और कुछ बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपने बोला अगर मैं ये वाली फॉर्म लेके चलूं जिसमें मास कांस्टेंट रहता है m इंटू ए, ठीक है, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दूं तो m इंटू ए क्या होगा, जीरो, जिसमें m तो जीरो हो नहीं सकता, मास तो होगा ही, बॉडी है तो मास जरूर होगा, तो m तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर क्या जीरो होगा, a। एक्सेलरेशन जीरो है का मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, ठीक है। और यही आपका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यही कहा था आपने कहा था अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो फिर स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, हो सकता है ये वेलोसिटी जीरो हो तो इट विल रिमेन जीरो, कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट, तो हो सकता है ये वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी फिर, और अगर इस वेलोसिटी की कुछ वैल्यू और डायरेक्शन है तो फिर वही रहेगी। यही तो आपने कहा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट को भी नहीं चेंज कर सकते और स्टेट ऑफ मोशन को भी नहीं चेंज कर सकते जब तक कोई फोर्स आप ना लगा दें। तो फर्स्ट लॉ आ गया। देखिए, आप थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। थर्ड लॉ तो बहुत आसान है कि एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, दूसरी बॉडी ये है, इसका मास m2 है, ये दोनों बॉडीज आपस में टकराई, कोलिजन हो गया इनका। इस कोलिजन में पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया, मान लीजिए इतना, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड, और दूसरी बॉडी ने भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाया F21, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगा, F21 प्लस F12, इतना लगा, राइट। और पूरे सिस्टम के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इन दोनों बॉडीज के लिए ये इंटरनल फोर्सेस है। एक एग्जांपल और मिल गया आपको, देखो इंटरनल एक्सटर्नल समझने का। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ दीज टू बॉडीज बात कर रहा हूं तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही है, कैसा फोर्स है, इंटरनल। अगर मैं सिर्फ इस बॉडी को की बात करूं तो इस बॉडी के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स है, ऐसे ही इस बॉडी के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स से इस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, जिसको मैं लिख देता हूं dp2/dt,
और इस एक्सटर्नल फोर्स से इसका मोमेंटम चेंज होगा, जिसको मैं लिख देता हूँ dp1/dt। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड एंड दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो जब आप दोनों फोर्सेज ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं d/dt ऑफ p1 प्लस p2। ऐड कर दिया आपने, और क्योंकि ये दोनों फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हैं तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0। क्योंकि मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा सिस्टम पे, तो इस सिस्टम का मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। इंडिविजुअली इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। फिर वही बात हो रही है, देखो अगर इंडिविजुअली इस बॉडी की बात करूँ तो ये एक्सटर्नल है, इसकी बात इंडिविजुअली बात करूँ ये भी एक्सटर्नल है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स इसका मोमेंटम चेंज कर रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम की बात करूँ तो पूरे सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा F21 प्लस F12 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका वही एक्शन रिएक्शन लॉ जो जाना पहचाना है वो आ जाएगा। ये देखिए कि जितना फोर्स फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया उतना ही सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड लॉ बेसिकली क्या है, ट्रू लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके होम एग्जाम में ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप सेकंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड लॉ को डिराइव करिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो सेकंड लॉ है आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक वेक्टर लॉ है, यानी इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ वेक्टर लॉ। अब वेक्टर लॉ का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इधर को जा रही है विद अ वेलोसिटी v, इस पे एक फोर्स आपने इधर लगाया थीटा एंगल पे। अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा। तो जो फोर्स आपने लगाया है ये फोर्स सिर्फ इस कंपोनेंट को चेंज करेगा, इसको नहीं करेगा। इसको ध्यान रखना, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में है ये फोर्स सिर्फ इस वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको एक वेक्टर लॉ भी कहते हैं। और देखते हैं कि ये जो लॉ है इज एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट मास। पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब अगर ये ऐसी बॉडी है तो इस पे नहीं लगेगा क्या? लग जाएगा, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इस बॉडी के साइज को इग्नोर करके इसके सेंटर ऑफ मास का एक कंसेप्ट होता है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। कि एक पॉइंट ऐसा होगा इस बॉडी के अंदर या बाहर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास कुछ केसेस में, कि जो पॉइंट इस पूरी बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर ऑफ मास की डिटेल हम बाद में बहुत उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए आप, इस बॉडी के अंदर या बाहर। अब आप कहेंगे सर बाहर कैसे होगा, वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अभी आप मान के चलिए अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास बॉडी के, बाहर भी हो सकता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। मान लो कोई ऐसी यू शेप की, या मान लीजिए कोई रिंग है, रिंग, ये रिंग है, तो रिंग का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो सारा मास रिंग के पास है इसको मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ इसके सेंटर पे, और ये जो पॉइंट है वो रिंग के अंदर नहीं है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर ये रिंग के अंदर ही तो है। रिंग के अंदर नहीं है। अगर ये रिंग है सो दिस एरिया डजंट बिलोंग टू द रिंग। ये रिंग का एरिया नहीं है, रिंग तो यहाँ है, ये एरिया रिंग को बिलोंग नहीं करता, तो बाहर है। और आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई ऐसे यू शेप की बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, ये एरिया भी इस बॉडी को बिलोंग नहीं करता है। तो एनीवे सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंडेड बॉडी में सेंटर ऑफ मास ले लेंगे और फिर इस पॉइंट मास के लिए इस लॉ को आप अप्लाई करेंगे। तो इसलिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पॉइंट मास। या तो आप पार्टिकल की बात करिए, और अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास ले लीजिए। एक और बात आखिरी, वो क्या है कि मान लीजिए अगर मैं
मान के चलूँ कि किसी बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और अगर टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, और उस बॉडी का मोमेंटम टाइम ग्राफ मान लो कुछ इस तरह का आता है। आपको बताना है कि साहब यहाँ पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और यहाँ पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या ऐसे ही कोई भी पॉइंट कहीं पर भी इस ग्राफ में ऐसा पॉइंट कहीं ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे आप तो आएगा dp/dt। स्लोप के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काम आएगी आपके। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है, कोई भी ग्राफ हो, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ भी हो, स्लोप का मतलब होता है दिस अपॉन दिस। पहली बात, कोई ग्राफ है XYZ, आपको स्लोप चाहिए दिस अपॉन दिस, दैट विल गिव यू द स्लोप। तो जैसे मेरे को यहाँ पे पता, अच्छा अब अगर ग्राफ आपका कर्व फॉर्म में है, जैसे यहाँ कर्व फॉर्म में है, तो dp/dt। अगर ये कर्व फॉर्म में ना हो के मान लीजिए स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता तो मैं सीधा p/t लिख लेता। मेरे को लगता है आपने शायद स्लोप पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ। स्लोप मतलब दिस अपॉन दिस। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अगर ग्राफ आ रहा है तो p/t हो गया, और अगर कर्व फॉर्म में है तो dp/dt। अब यहाँ पे p की जगह कुछ भी हो सकता है, t की जगह कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होगा। एनीवे, तो इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, dp/dt, और dp/dt क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड लॉ। तो अगर यहाँ पे स्लोप चाहिए तो टेंजेंट बनाएंगे। अब ये टेंजेंट इस x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो यहाँ का एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, tan अल्फा। ये इस लोकेशन का एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो फिर स्लोप निकालिए। इस बार स्लोप ये निकालेंगे आप, टेंजेंट बनाएंगे। अब ये टेंजेंट यहाँ पे मान लीजिए बीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा tan बीटा। और डेफिनेटली ये स्लोप अलग है, ये स्लोप अलग है, तो दोनों फोर्सेस भी अलग लगाएंगे। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल के एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हैं। यानी मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है और एक्सटर्नल फोर्स पूछा है आपसे, तो आप स्लोप निकाल लीजिए, आपको एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ देखते हैं। तो थर्ड लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस स्टेटमेंट में कुछ बातें हैं जो थोड़ा ध्यान देने वाली है। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस स्टेटमेंट से हमें मिल रही है, जो मैंने नोट लगा रखा है यहाँ पे, कि फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फोर्सेज हमेशा पेयर में होते हैं, एक सिंगल फोर्स की बात कभी नहीं होगी। जब भी कोई किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो उसका रिएक्शन जरूर आएगा, तो एक्शन के साथ रिएक्शन जरूर आएगा। तो इसलिए फोर्सेज हमेशा पेयर में होते हैं, एक सिंगल फोर्स नहीं लग रहा होगा। फोर्स लगेगा तो किसी बॉडी पे लगेगा, बॉडी पे लगेगा तो बॉडी भी रिएक्ट करेगी। तो इसलिए हमेशा फोर्सेस जो होते हैं पेयर में होते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ से हमको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। आपके लिए ये डिसाइड करना बिल्कुल आसान नहीं है कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। दोनों में से किसी को एक्शन मान लीजिए, किसी को रिएक्शन मान लीजिए। आप पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। नो, एक्शन रिएक्शन में से कोई सा एक्शन और कोई सा रिएक्शन। एक बात ये भी है, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन अभी हुआ और रिएक्शन 2 सेकंड के बाद हुआ। जैसे ही एक्शन एक्टिवेट होगा रिएक्शन भी एक्टिवेट हो जाता है, साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं दोनों। और सबसे बड़ी बात कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। आपने वॉल पे पंच मारा, ऐसा करना मत। मान लीजिए आपने गुस्से में वॉल पे पंच मारा या कहीं भी मारा, तो जब आप पंच मारते हैं तो आपने फोर्स लगाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एक्शन है, आपने फोर्स लगाया, कहा मैंने, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उस बॉडी ने आप पे लगाया। अब इसमें से किसी को एक्शन मान लो, किसी को रिएक्शन मान लो, लेकिन हुआ ये कि आपने जो फोर्स लगाया वो उस बॉडी पे लगा और उस बॉडी ने जो फोर्स लगाया वो आपके हाथ में लगा। तो इसलिए एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज में काम करते हैं, अलग अलग बॉडीज में एक्ट करते हैं। एक ही बॉडी में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग लग रहे होंगे तो
कैंसिल हो जाएंगे। एक ही बॉडी में दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक ही लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे कंप्लीटली। लेकिन अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट अलग अलग बॉडीज पे काम कर रहे हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैंने ये बॉडी रखी है तो इसने फोर्स लगाया F, तो ये सरफेस भी रिएक्ट करेगी। तो एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड इतनी बातें आप ध्यान रखिए। क्या क्या बताया मैंने? पहला स्टेटमेंट, एक्शन रिएक्शन से जो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो क्या है कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, हमेशा पेयर में होंगे, पहली बात। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन में आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते ये एक्शन है ये रिएक्शन है, किसी को एक्शन ले लीजिए उसका उल्टा जो होगा वो रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं, एक्शन होने के बाद रिएक्शन होने में टाइम नहीं लगेगा, साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं और अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं, इसलिए कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, ये न्यूटन के 3 लॉज हैं। कल हम डिस्कस करेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 लॉज को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट डिस्कशन और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब एक्चुअल अप्लाई करने का टाइम आ गया है। हमने फोर्सेस पढ़ लिए, कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, उनका क्या डायरेक्शन होता है, ठीक है। और फिर अब हमने न्यूटन के लॉज भी पढ़ लिए सारे। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय आ गया है। हालांकि एक दो बातें और बताऊंगा पहले, फिर हम न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे क्योंकि सारे हथियार, वेपन्स जब हमारे पास होंगे तब लड़ाई के मैदान में उतरने में मज़ा आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है, थोड़ी बहुत बातें और हैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। आप वीडियोस देखते रहिए। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि जब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला आपका, जस्ट सब्सक्राइब। लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो वो आपके काम आएगा मेरा मोटिवेशन, क्योंकि फिर मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़। हालांकि अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ ताकि आपको इधर उधर न जाना पड़े। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे आराम से अवेलेबल है, लेकिन वीडियो पूरा देखा करिए, अपने कमेंट लिखा करिए। कहीं पे कोई चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे ये हमको नहीं समझ में आया या और थोड़ा बेटर ये और हो सकता था या इतना और ऐड कर देते सर आप तो और अच्छा रहता, इस तरह के कमेंट अगर आप लिखेंगे दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।